नमस्कार। तारीख 14 अक्टूबर, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। इस्राएली सेना के अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 सैनिकों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। इस्राएली सेना ने कहा कि बिना अलर्ट ड्रोन कैसे अंदर घुसा, करेंगे जांच। אני נמצא פה בבסיס צבאי במרכז הארץ, סמוך לבנימינה. סמוך לשעה 7. बहराइच हिंसा में युवक की मौत के बाद बढ़ा सांप्रदायिक तनाव, कई जगह आगजनी। कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। स्पेस एक्स रॉकेट के ताजा टेस्ट की दुनिया में क्यों हो रही है चर्चा? जहां से उसको लॉन्च किया गया था, जिन आर्म्स के सहारे, यानी कि जिन एक तरह से समझिए जिस ढांचे में उसको पकड़ा गया था, वापस वो धीरे धीरे आकर उसी जगह पर आके वो रुक गया। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। आज भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को सिरे से खारिज करते हुए बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। कनाडा ने भारत के साथ साझा किए एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तान समर्थक एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका बताया है। भारत ने कहा है कि ये मुद्दा अब राजनीति से जुड़ गया है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमें रविवार को कनाडा से एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला था। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से नकारती है। कनाडा की ट्रूडो सरकार वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रही है। ताइवान के तट के पास चीन के सैन्य अभ्यास के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ताइवान ने कहा है कि उसने आज द्वीप के आसपास चीनी नौसेना के 34 जहाजों और 125 विमानों की मौजूदगी का पता लगाया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी की ओर से जारी किए गए मैप से ये पता लगता है और इसके संकेत मिलते हैं कि द्वीप के चारों तरफ चीन की सेनाएं तैनात थीं। बाद में आज ही बताया गया कि सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। चीन ने कहा है कि उसका ये अभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई के दिए बयान के जवाब के रूप में आया है। ताइवान के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में संप्रभुता पर हुए किसी भी हमले का प्रतिरोध करने की कसम खाई थी। ताइवान के स्वशासित द्वीप को चीन अपना बताता है। सैन्य अभ्यास को लेकर ताइवान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई के कार्यालय से एक बयान जारी हुआ है। लाई के कार्यालय ने कहा कि चीन को ताइवान के लोगों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन जीने के तरीके का सम्मान करना चाहिए और अपनी सैन्य घुसपैठ को रोकना चाहिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन लीफांग ने कहा, सुन लीफांग कह रहे हैं, ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्कहीन और उत्तेजक सैन्य अभ्यास न केवल ताइवान जल डमरू मध्य में सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि क्रॉस स्ट्रेट संबंधों पर भी असर डालते हैं। वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को भी कमजोर करते हैं और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी खतरे में पहुंचाते हैं। उत्तरी गजा में फलस्तीनी चिकित्सकों का कहना है कि जबालिया शरणार्थी शिविर में एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर इस्राएली हवाई हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। इस्राएल का कहना है कि इस सुविधा का इस्तेमाल हमास द्वारा कमांड सेंटर के रूप में किया जा रहा था और हमास समूह इस आरोप से इनकार कर रहा है। परिसर की एक निवासी औम मोहम्मद वादी ने कहा कि उनके परिवार ने हमले में सब कुछ खो दिया। औम मोहम्मद वादी कह रही हैं, उन्होंने हमारे तंबू तोड़ दिए, चीजें और कपड़ों को जला दिया, हमारे बच्चों को भी जख्मी कर दिया जलाकर, सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ जला दिया, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। कैलिफोर्निया के कोचेला में शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप की रैली के करीब से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उस आदमी के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और नकली पासपोर्ट बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध व्यक्ति की पहचान 49 वर्षीय वेब मिलर के रूप में की गई है। स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किए गए संदिग्ध को एक मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। और आज साल 2024 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। अर्थशास्त्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने पुष्टि की है कि रविवार को उत्तरी इसराइल के उसके एक सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में उसके 4 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा घायल हैं। आईडीएफ ने बताया कि हमला उत्तरी इसराइल के एक नगर हाइफा से 33 किलोमीटर दूर एक कस्बे बिन्यामिन के पास एक बेस कैंप पर किया गया। इस्राएली सेना के प्रमुख ने बताया है कि ड्रोन हमले हिजबुल्लाह ने किए। जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि घरेलू मोर्चे पर एक सैन्य लक्ष्य पर हमला इसराइल के लिए एक बड़ा झटका है। इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक बयान में कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि बिना किसी अलर्ट के ड्रोन कैसे अंदर तक घुस गया। אני נמצא פה בבסיס צבאי במרכז הארץ, סמוך לבנימינה. डेनियल हगारी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिन्यामिन के पास सैन्य अड्डे पर हूँ। शाम करीब 7 बजे हिजबुल्लाह का एक ड्रोन लेबनान से आया और इस अड्डे पर हमला किया। कुछ लोगों की जान गई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हमने बेस पर मौजूद सभी सैनिकों को निर्देश दिया है कि वो घर पर फोन करके अपने परिवारों को सूचित करें कि वो ठीक ठाक हैं। हम जांच करेंगे कि कैसे एक ड्रोन बिना किसी चेतावनी के ऐसा कर पाया। हम युद्ध की शुरुआत से ही इस तरह के खतरों से निपट रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा इंतजामों में सुधार की जरूरत है। हम अपने सैनिकों और नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका को सुधारेंगे। मोहन, इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। हिजबुल्लाह के मीडिया ऑफिस ने बताया कि पिछले हफ्ते इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत में हमले किए। ये ड्रोन हमला उसके जवाब में किया गया है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि ड्रोन इसराइल की सिक्योरिटी सिस्टम से कैसे बच निकला। स्थानीय मीडिया ने घायलों को अस्पताल ले जाते हुए आपातकालीन वाहनों और हेलीकॉप्टरों की फुटेज दिखाई। इस्राएली एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी रफी शेवा ने बताया, रफी शेवा कह रहे हैं कि जब हम वहां पहुंचे तो स्थिति गंभीर थी। कई लोग घायल थे, कुछ धमाके से घायल हुए, कुछ लोग छर्रे लगने से और शरीर के कई हिस्से जख्मी थे। हताहतों की तादाद के लिहाज से ये एक बड़ी घटना थी। हमने घायलों को सही इलाज देने की कोशिश की। हमने घायलों को जल्दी से क्षेत्र के अस्पतालों में पहुंचाया। वहीं हमले मोहन दोनों तरफ से जारी हैं। इसराइल ने भी हिजबुल्लाह के अड्डों पर अपने हवाई हमले और बढ़ा दिए हैं और दक्षिण में दोनों तरफ के सैनिक भी कार्रवाई में लगे हुए हैं। लेबनीज रेड क्रॉस के मुताबिक उत्तरी लेबनान में इस्राएली हमले में 18 लोगों की मौत हो गई है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रवक्ता अया मजजूब ने बीबीसी को बताया कि लेबनान के नागरिक इस्राएली हमलों का खामियाजा भुगत रहे हैं। And the images coming out of South Lebanon really speak for themselves. Entire towns have been... आया मजजूब कह रही हैं, दक्षिणी लेबनान से आने वाली तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी इमारतें, चर्च, स्कूल, अस्पताल, आवासीय इमारतें। इसराइल ने लेबनान पर सटीक हमले किए हैं। एक कार, एक मोटरसाइकिल या ऊंची आवासीय इमारत की एक मंजिल को निशाना बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य से लेबनान के दक्षिण में और बेरूत में अधिकांश हमले विस्फोटों के रूप में हुए हैं, जिनसे पूरी इमारतें ढह गईं, जिससे बड़ी संख्या में आम लोग मारे गए। वास्तव में अब ये सवाल उठ रहा है कि इसराइल किस आधार पर ये सब कर रहा है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में शांति सैनिकों के बेस पर जबरन घुसपैठ की है, जिसने लेबनान में यूएन अंतरिम फोर्स और इसराइली फोर्स के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। यूनिफिल यानी कि यूएन अंतरिम बल लेबनान के मुताबिक रविवार को इसराइल की सेना के एक टैंक ने मुख्य गेट को तोड़ दिया और बाद में गोलाबारी हुई, जिससे शिविर में धुआं भर गया। इस कारण 15 शांति सैनिकों की जो स्किन है उसमें जलन हुई और पेट संबंधी समस्याएं हो गई। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि घायल सैनिकों को निकालने के लिए उसने यूनिफिल के ठिकानों में प्रवेश किया। इसराइल बार बार शांति सैनिकों से दक्षिण लेबनान के इलाकों से हटने का आग्रह करता रहा है, जहां ये लड़ाई चल रही है। यूनिफिल अब तक इसराइल के इस अनुरोध को नकारता रहा है। लगभग 50 देशों के करीब 10,000 यूएन शांति सैनिक लेबनान में हैं, जिनके साथ लगभग 800 आम नागरिक भी तैनात हैं। सन 1978 से ये सैनिक लितानी नदी और ब्लू लाइन के बीच गश्त कर रहे हैं। लेबनान और इसराइल के बीच यूएन मान्यता प्राप्त सीमा को ब्लू लाइन कहा जाता है। वहीं एक बयान आया है जो बहुत चर्चा में है। इसराइल के कैबिनेट मंत्री ने दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को एक बेकार बल बताया है, जो हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइली नागरिकों की रक्षा करने में विफल रही है। कैबिनेट मंत्री एली कोहेन ने कहा
कि इसराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा और कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र मदद नहीं कर सकता है तो उसे अपने कर्मचारियों को युद्ध क्षेत्र से हटा लेना चाहिए। दरअसल ये जो कमेंट है ये इसराइल और अमेरिकी रक्षा प्रमुखों के बीच एक फ़ोन कॉल के बाद आया, जिसके दौरान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। और रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनिफिल शांति सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की ताकि उनकी देश की सेना हिजबुल्लाह से लड़ सके। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ठिकानों पर इसराइली सैनिकों की गोलीबारी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए लग्जमबर्ग पहुंचे यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने शांति सैनिकों पर हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि यूनिफिल सैनिक सुरक्षा परिषद के आदेश के तहत लेबनान में थे और शांति सैनिकों को भेजने का इसराइली अनुरोधों पर सहमत न होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराना गलत है। Many European members are participating in this mission. Their work is very जोसेफ बोरेल कह रहे हैं कि इस यूनिफिल मिशन में कई यूरोपीय सदस्य देश के लोग भी शामिल हैं। उनका काम बहुत ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों पर हमला करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं हैं जो इस मिशन के रहने या न रहने का फैसला करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है जो इस तरह के फैसले लेता है। जहां एक तरफ इसराइल लेबनान पर हमले कर रहा है मोहन, तो दूसरी तरफ गजा पे भी वो हमले कर रहा है। गजा में मौजूद अधिकारियों ने बताया है कि एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस स्कूल का उपयोग विस्थापित हुए फलस्तीनियों के लिए आश्रय स्थल के तौर पर किया जा रहा था। गमाज में हमास के द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि रविवार को नुसरत कैंप पर जमकर गोलीबारी हुई। और यहाँ पर पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार फजलुर रहमान साहब को। स्वागत है आपका दिन भर पॉडकास्ट में। दो चीज़ें समझना चाहते हैं। जो अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्लाह लेबनान की ओर से अटैक कर रहा है और इसराइल अटैक कर रहा है। इस बार हिजबुल्लाह का कहना है कि जो उसने बैरूत और लेबनान में हमले किए थे इसराइल ने उसका जवाब दिया है और इसराइली सैनिक मारे गए। देखिए, ये बहुत बड़ा ही मेजर ब्लो है इजराइल के लिए। ये इसने जो है बैलेंस ऑफ पावर को थोड़ा टिल्ट किया है। मैं ये नहीं कहता कि हिजबुल्लाह के फेवर में किया है। पहली बात तो ये कि जो अटैक किया है वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उनका वार्निंग सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि ये सबसे एलीट जो उनका ब्रिगेड था, गोलानी ब्रिगेड, जो ट्रेनिंग सिस्टम था उनका, वो 48 से उस पर अटैक हुआ। ये रेसिडेंशियल एरिया भी था। तीसरा जो सबसे अहम बात है, जो इसने बेचैन करने की बात है इजराइल के अंदर, अमेरिका ने जिस तरह से इमीडिएटली रिएक्ट किया और ये कहा कि हम अपना एंटी मिसाइल सिस्टम भेजेंगे और हमारे कुछ एक्सपर्ट ट्रेनर भी जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पहली बार अमेरिका इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है कि वो ऑपरेशनल लेवल पे भी इजराइल के साथ आ रहा है। और एक और एलिमेंट इसमें यह है कि जो नेतन्याहू का जो पूरा मोटो है कि जो नॉर्दर्न इजराइल के लोग हैं जो एक साल से हटे उनको वापस लाना है, तो मुझे लगता है कि इस अटैक के बाद अब उनके लिए और मुश्किल होगा। और छठी बात एक और है, जो नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक हिजबुल्लाह में एक नई तरह की लाइफ, ईरान में एक नए तरह का बिलीफ और भी जो मिलिशिया हैं, तो ये सारा की सारी चीजें फिलहाल जो पूरा ऑपरेशन है हिजबुल्लाह का, इसने इजरायली वल्नरेबिलिटी को कहीं ना कहीं से एक एक्सपोज किया है। यो भी यही बताया है कि बगैर अमेरिका के शायद इजराइल उतना एग्रेसिव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डेनियल हगारी कह रहे हैं कि इस बात को हम जांचेंगे कि बिना अलर्ट सिस्टम के ये इसराइल में आखिरकार घुसा कैसे। इसका मतलब ये कि बहुत इसराइल की सेना जो है इसे बहुत इम्पोर्टेंट मान रही है और कह रही है कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए, एक बात ये है कि देखिए एक साल से वार के बाद एक कंप्लेसेंसी का आना एक नेचुरल है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं जानते कि हिजबुल्लाह के आर्सेनल में कितना एडवांस, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास रॉकेट लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल बड़े एडवांस है और वो ईरान सपोर्टेड है, वो ईरान सप्लाइड है। और हमने देखा है कि वही ईरान का ड्रोन जो है वो किस तरह से रशियन वॉर को कैसे हेल्प कर रहा है। तो
तो ये जाहिर इसीलिए इन्होंने फौरन ही, मेरे ख्याल में पिछले 1 साल में शायद दूसरी बार ऐसा हुआ है जो इजरायली गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कमेटी फॉर्म करने का। इसका मतलब ये कि नेतन्याहू कहीं ना कहीं से डिफेंसिव है, और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम जिस तरह से पेनिट्रेट करके बिना उसके 2 ड्रोन में एक को इंटरसेप्ट कर लिया, दूसरे को नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि आप मुझे, मतलब हमास की तरह चीजें नहीं है, ये वार बहुत ही लंबा होगा और हम पूरी तरह फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं एक मेजर शोडाउन के लिए। तो कहीं ना कहीं से इजराइल शायद फेल हो गया हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को रीड करने में, और ईरान और हिजबुल्लाह का जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी शायद वो ठीक से डिकोड या डिसिफर नहीं कर पाए। इस बीच ईरान ने कहा कि वो मतलब पूरी तरह से तैयार है, तो क्या वो आगे की रणनीति के बारे में सोच रहा है? देखिए, जिस तरह के जो जियो पॉलिटिकल चेसबोर्ड इमेज हो रहा है, वो चीजें लग रही हैं कि रीजनल वार की तरफ चीजें हेड कर रही हैं। उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग जेस्चर है। पहली बात तो ईरानियन पार्लियामेंट के चीफ जो है वो खुद जाते हैं और हिजबुल्लाह की लीडरशिप से मिलते हैं, तो एक तरह का साइकोलॉजिकल और जेस्चर भी बहुत स्ट्रांग ईरान की तरफ से। एक खबर यह भी आई है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के हायर ऑफिशियल जो हैं वो हुथीस चीफ से मिले हैं। तो जहां इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि सारे पूरे प्रो ईरानी मलेशिया को न्यूट्रलाइज किया जाए, वहीं ईरान की कोशिश यह है कि उनको किसी न किसी तरह उनके मोमेंटम को जिंदा रखा जाए, उनको पूरी तरह उनका कॉन्फिडेंस गेन किया जाए, उनको बताया जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो चीजें अनफोल्ड हो रही है, मुझे लगता है कि जिस तरह का चेसबोर्ड इमेज हो रहा है वो फुल फ्लेज रीजनल वार की तरफ जा रहा है। उसकी बेसिक वजह यह है कि मीडिएशन का कोई स्कोप नहीं है, तकरीबन सारे चैनल अभी बंद हैं। तो दोनों साइड को लगता है कि मैक्सिमलिस्ट अप्रोच ही बची हुई, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, और उस बीच में सब अपने अपने जो जितने प्यादे हैं सबको अपने अपने को वो जिंदा करना, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको इम्बोल्डन करना, ये बेसिक सिनेरियो डेवलप हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान सिद्दीकी साहब इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। तो आज की जो बड़ी स्टोरी है वो ये स्टोरी है कि जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किए, कल अटैक किए थे, उसके बाद जो इस्राएल की सेना है वो अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर रही है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे gaining control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the... रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा, उसके बारे में करेंगे बात। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं। यूट्यूब पर तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध में इंसान इंसान को मार रहा है। मोहम्मद इद्रिश हैं जो कह रहे हैं कि हर देश अलग होता है, ईरान की बात कर रहे हैं। कैप्टन शमशाद हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र दास हैं जो कह रहे हैं इसराइल युद्ध में इंसान को नहीं बल्कि चरमपंथियों को मार रहा है। तो अब्दुल्ला इद्रस ईमानदार हैं जो बीबीसी की बात कर रहे हैं और बीबीसी की न्यूज़ की बात कर रहे हैं। फेसबुक पर जगदीश वर्मा लिख रहे हैं कि मध्य पूर्व पूरी तरह से युद्ध के जाल में फंस गया है। बेबी सिंह गुर्जर कह रही हैं कि सब अमेरिका की राजनीति है। नवनीत मिश्रा कह रहे हैं कि स्पेस एक्स ने रचा इतिहास, रॉकेट के ताज़ा टेस्ट की दुनिया में चर्चा। रघुवर कुमार सोनी किसी नवनीत मिश्रा की टिप्पणी का जवाब दे रहे हैं। मदन लाल लंबूरिया कह रहे हैं कि कनाडा भारत के रिश्ते अब जिंग जैंग की तरह चल रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात तनावपूर्ण हैं। रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक को गोली लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आज सुबह इस युवक की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ और इस दौरान भारी भीड़ जुटी। इसके बाद यहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। उत्तेजित भीड़ ने कई दुकानों, घरों और वाहनों को आग लगा दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
बहराइच पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक मुख्य अभियुक्त समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं वहां पर। पुलिस हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इंटरनेट बंद हो चुका है और बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहां पर तैनात हैं। बहराइच हिंसा पर प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं और बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा, gaining control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating situation is under control. Yes, it is under control. बहराइच की जो डीएम मोनिका रानी है, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। वहीं रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि इस मामले में कठोर कदम उठाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस हिंसा में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। जो भी अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। तो ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। वहीं विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। बहराइच हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि दंगा फसाद और तनाव ही बीजेपी का शासन और सत्ता मॉडल है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने प्रशासन की निष्क्रियता को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बहराइच के हालात जानने के लिए वहां पहुंचे हैं बीबीसी संवाददाता सैयद मुजेज इमाम। यह महाराजगंज का वही इलाका है जहां कल शाम में मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहीं पे ही कुछ युवकों से और दूसरे पक्षी युवकों से लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक उस घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको बाद में गोली लग गई और उस गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद आज सुबह तकरीबन 9 बजे हिंसा भड़की है इस पूरे इलाके में, जहाँ पे प्रदर्शनकारी खुद सड़कों पे आ गए और कई जगह गाड़ियों को जला दिया। एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों को टारगेट किया गया है और जाहिर सी बात है कि इसकी वजह मेन ये है कि कल शाम में जो घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने भी ये समझा कि मूर्ति विसर्जन हो गई, अब शायद मामला इतना हिंसा नहीं बढ़ेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा सुबह में प्रदर्शनकारी सड़क पे आ गए कि जिनको कंट्रोल करने के लिए खुद लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आना पड़ा, जिसके बाद पूरा कंट्रोल गया। इस जगह पे हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और पुलिस वाले लगातार बैठे हुए हैं और इस पूरे सड़क पे बता रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और जिस दौरान ये घटना हुई है। वहीं जहाँ तक लोग बता रहे हैं, खास करके जो लोग चश्मदीद तो बता रहे थे कि सुबह में जब यहाँ पे प्रदर्शनकारी और पुलिस साथ खड़े थे उस वक्त पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि एडीजी के आने के बाद माहौल पूरा बदला है और एडीजी के आने के बाद ही पुलिस हरकत में आए, ज़्यादा तेज़ आई है। और इससे पहले आप महाराजगंज में किस तरह से टारगेटेड तरीके से लोगों के दुकान और मकान जलाए गए, यहाँ पर इस तरह की घटना नहीं हुई है। भीड़ में कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो बहराइच के हालात बता रहे थे बीबीसी संवाददाता सैयद मुजेज इमाम। और सुमिरन, एलन मस्क का स्टारशिप रॉकेट और उसका ताज़ा परीक्षण, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। असल में इस परीक्षण के दौरान स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च पैड पर वापस सुरक्षित उतारा गया और एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ऐसा कारनामा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई।
जाता है। पांचवी टेस्ट फ्लाइट में स्पेसएक्स के अंतरिक्षयान को आधे रास्ते से धीमा किया गया और फिर बूस्टर को उसी लॉन्च टॉवर में दोबारा उतारने में सफलता हासिल की जहां से उसे छोड़ा गया था। इस परीक्षण के बाद तेजी से और दोबारा इस्तेमाल करने वाले रॉकेट बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना में स्पेसएक्स अहम चरण पर पहुंच गया है। आखिर ये परीक्षण कितना खास था, क्यों मुश्किल था और किस तरह के आगे जाकर बदलाव आएंगे, यही जानने की कोशिश की मैंने बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से। देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेस टेक्नोलॉजी के सफ़र में अलग अलग पड़ावों पे बहुत चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बहुत ही कम समय में उपलब्धि हासिल ये की है कि रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए जो बूस्टर इस्तेमाल होता है, अमूमन वो गिर जाया करता था, समंदर में गिर जाता था जब एक स्टेज के बाद जब उसका काम हो जाता था। लेकिन अब हुआ ये है कि वो न सिर्फ वापस लौटा है, बल्कि जहाँ से उसको लॉन्च किया गया था, जिन आर्म्स के सहारे, यानी कि जिन एक तरह से समझिए जिस ढांचे में उसको पकड़ा गया था, वापस वो धीरे धीरे आकर उसी जगह पर आके वो रुक गया। तो ये इस तरह की पहली कोशिश थी और आप हैरान होंगी कि कंपनी को भी यकीन नहीं था कि वो इस तरह का काम कर पाएगी, लेकिन ये काम पहले ही प्रयास में पूरा हुआ, तो इसलिए इसको बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इसके कई सारे फायदे भी होने वाले हैं। तो आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो इस सफल परीक्षण का आगे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जाहिर तौर पे वो बहुत महंगी होती हैं। जब इस तरह का बूस्टर कोई, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गिर जाता था, जब वो दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहता था, जब वो वापस लौटते लौटते ही जल जाता था या समंदर में गिर के उसके टुकड़े किसी काम के नहीं रहते थे, तो एक तरह से वो बेकार चला गया सारा का सारा पैसा। अब जब इस तरह के बूस्टर्स को एक अपना उसका काम करने के बाद वापस सही उसी जगह पर लाया जा रहा है, तो उसको फिर से इस्तेमाल करने की योजना है। तो आप सोचिए कि इस तरह से आपको नए सिरे से सारा काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा आपको बना हुआ पहले से मिल गया, आप इससे बचत भी कर रहे हैं और आपकी अगले अभियान में, अब अगले रॉकेट को भेजने के लिए आपको समय भी कम लगेगा। तो इस तरह से ये बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसको मुमकिन बनाने के लिए जो मुश्किल प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व रही, वो क्या थी? देखिए, जैसा कि इसमें यह है कि जब उसको लौटना था, तो बहुत, जब ये अपना काम पूरा करता है, देखिए हर एक स्टेज में उसके बूस्टर्स होते हैं, जो कि रॉकेट में अलग अलग बूस्टर्स लगते हैं, वो एक जगह तक पहुंचाते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक, फिर अपना काम पूरा करते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर अगला। अब हुआ क्या कि जब ये गिरते हैं तो इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। इस बूस्टर के साथ भी ऐसा था, कई हज़ार किलोमीटर की रफ्तार से ये गिर रहा था। फिर इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम किया गया और फिर जैसे ही ये उस जगह पर पहुंचा जहां से इसको लॉन्च किया गया था, उसके ठीक ऊपर इसके इंजन स्टार्ट किए गए और उससे फिर एक लपटें निकलती हुई दिखीं और उन्हीं लपटों की मदद से इसने खुद को एक संतुलित किया, एकदम बैलेंस्ड किया। और एक टाइम तो ऐसा नजर आ रहा था कि एकदम जैसे हवा में रुक गया हो। जो एक ढांचा था जहां पे इसको पहले फंसाया गया था लॉन्च करने से पहले, वहां पे धीरे धीरे आकर ये टिक गया। इसको जितनी नजाकत के साथ फिर वहां पे लाया गया, तो ये स्पेसएक्स की टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने खुद इसको माना है कि ये एक ऐतिहासिक काम उन्होंने कर दिखाया है। तो इस सफल परीक्षण के बाद अब स्पेसएक्स आगे क्या करेगा? देखिए, ये उसकी 5वीं टेस्ट फ्लाइट थी और पीछे कई बार उसको नाकामयाबी मिली और 18 महीने पहले ही जो पिछली बार जो थी वो बिल्कुल नाकाम रहा था उनका, लेकिन उन्होंने ये एक उपलब्धि हासिल कर दिखाई है। ये बूस्ट उनको मिलने वाला है जो कि नासा के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य में, जैसे कि चंद्रमा में ले जाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 100 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना है, साथ में 100 टन साजो सामान भी वो ले जा सकें, क्योंकि स्पेसएक्स की ये योजना है कि पृथ्वी से बाहर भी भविष्य में हम इंसानों को बसा सकें। तो उस दिशा में उठाया गया ये एक बहुत बड़ा कदम है और अब 2026 तक उसने ये लक्ष्य रखा हुआ है कि चंद्रमा की सतह तक जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना है, एक स्पेसशिप लैंडर है, उसका विकास करना है। आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब ये रॉकेट गया था तो जिसका एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, जो अंतरिक्ष यान होता है जहां पे यात्रियों को बिठाना है, वो हिस्सा भी हिंद महासागर में गिरा है। तो इसकी भी अगली उनकी कोशिश होगी कि उसको फिर से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इस तरह से देखें तो नासा के साथ मिलकर जो ये महत्वाकांक्षी परियोजना है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी और जो 2026 का लक्ष्य रखा है तो उसको तेजी से हासिल करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो स्टारशिप रॉकेट के ताज़ा परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़। और यहीं पर हम आपको बता दें कि इस बार की जो विवेचना थी, जो कि संडे को आई थी, इस बार का विषय था चीनी यात्री ह्वेनसांग की कहानी, जो कि भारत पर था फिदा और दुनिया जहान
मंडे को आता है। आज इसका जो विषय है, क्या जर्मनी में अति दक्षिणपंथी दल पकड़ बना सकते हैं। इनको सुनने के लिए आप बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट पेज पर आ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहें तब कभी भी सुन सकते हैं। तो ये था बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आज फिलहाल इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल फिर से मुलाकात होगी। मुझे और सुमिरन प्रीत कौर को दे विदा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।